हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान 2023 सेट है ईजे यानी अनसोल्ड पेपर का। बच्चों सेट ईजे 2023 का ईजे सेट पर हम चल रहे थे। इसमें हम इसके तीनों विकल्पों का भाग हल कर चुके हैं बच्चों। अब हम देखते हैं इसके वर्णनात्मक भाग में भाग 1, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों जो पहला सवाल इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 भौतिक विज्ञान वाले पार्ट से है। क्या कह रहा है? किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। तो हमें क्या बनाना बच्चों? अवतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी। और प्रकृति ज्ञात करते समय इसने दो सवाल इसमें कहे हैं। क्या क्या चित्र बनाने? वक्रता केंद्र, जब वस्तु कहाँ रखी हुई हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है बच्चों। और दूसरा ख पार्ट इसने दिया है इसी पार्ट का, ध्रुव और फोकस के बीच, जब वस्तु कहाँ रखी हुई है, ध्रुव और फोकस के बीच। तो दोनों के हमें आरेख चित्र बनाने हैं और किस वाले उस पे बच्चों? अवतल दर्पण पे। तो देखते हैं बच्चों, पहले हम क पार्ट का आंसर देखेंगे। तो क पार्ट को हल करने के लिए बच्चों अवतल दर्पण, कोई एक अवतल दर्पण का हम चित्र बना लेंगे इस प्रकार। ये वाला पॉइंट बच्चों इसका ध्रुव, और कहीं वस्तु हम एक फोकस बना लेंगे F और एक इसका वक्रता केंद्र C, इस तरह से। अब क्या करा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हुई, यानी वस्तु कहाँ रखी हुई हो? इन दोनों के बीच में कहीं इस प्रकार से रखी हुई हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई होगी तो क्या काम करेगी बच्चों? एक जो आपका चित्र बनेगा वो इस प्रकार रहेगा। तो बच्चों इस प्रकार चित्र बनेगा। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होगी, एक प्रतिबिंब मान ली वस्तु क्या थी? ए बी थी, इससे टकराओगी और टकरा जाने के बाद कहाँ होगी? फोकस के दूर आओगी ए बी, यानी प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा जो ध्रुव था। इसे हम किसी भी पॉइंट को मान लेंगे ई। अब यहाँ से यदि हम इसे देखें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई थी, तो बच्चों वस्तु क्या थी? ए और बी थी, जो किससे टकराई? अवतल दर्पण से टकराई। अवतल दर्पण से टकरा जाने के बाद प्रतिबिंब कहाँ गया बच्चों? जो इसका वक्रता केंद्र सी है और इस तरफ क्या है? अनंत है। तो हम कहेंगे इसका क्या क्या आंसर में प्रतिबिंब कहाँ? वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच। वक्रता केंद्र और कहाँ बच्चों? अनंतता के बीच बनता है जो कैसा होगा बच्चों? यदि अवतल दर्पण बना रहा होगा तो अवतल दर्पण अधिकतर स्थितियों में कैसा बना हुआ है? वास्तविक बना हुआ है। जो वास्तविक और कैसा बच्चों? वस्तु ऊपर की तरफ थी, कैसा बना? नीचे की तरफ को उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा होता है। जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। तो जो उसने पूछा था कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि वस्तु रखी हुई हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमने वस्तु को रखा, तो ये क्या काम करेगी? दर्पण से, अवतल दर्पण से टकराओगी और टकरा के कहाँ प्रतिबिंब बनाओगे बच्चों? वक्रता केंद्र सी, और इस तरफ की दूरी क्या है? अनंत है, यानी कि अनंतता के बीच में बनावेगी प्रतिबिंब, जो कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच, यानी जब हम वस्तु कहाँ रखते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच, यानी वस्तु को हम कहाँ लेके चलेंगे बच्चों? ये फोकस है और ये ध्रुव है, इसके बीच में लेके चलेंगे तो इस स्थिति में जो अवतल दर्पण होगा वो एक आभासी प्रतिबिंब बना होगा। देखो वो बच्चों कैसा होता है। तो बच्चों ये वस्तु थी, जब हमने कहाँ रखा बच्चों? ध्रुव और फोकस के बीच। ये हमारा ध्रुव पी था, पोल, और ये मुख्य फोकस। इसके बीच जब हमने वस्तु को रखा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा बच्चों? दर्पण के पीछे।
भाई दर्पण कौन सा था, ये अवतल दर्पण था। इससे कहां बना बच्चों, पीछे की तरफ बना, जो कैसा है, देखो यहां से हमने कैसा दर्शाया, एक डॉटेड लाइन से दर्शाया, यानी कि जो कैसा है, आभासी है। यानी कि यो वाला प्रश्न बच्चों इस प्रकार भी पूछ लिया जावे, अवतल दर्पण कब आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण केवल एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनावे बच्चों, जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखी हुई हो। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आभासी, दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। तो बच्चों जो प्रतिबिंब था, आपको केवल बोर्ड में यही दर्शाना था, पेपर में एक दर्पण बना देना था वस्तु से लगते हुए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बच्चों, दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा है, जो कैसा है, आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। केवल अवतल दर्पण एक ही स्थिति में, जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखें, तभी आभासी और वास्तविक, आभासी और वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षा में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, यानी h, वस्तु की लंबाई बच्चों कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके बाद कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, r का मान कितना बच्चों, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। u का मान कितना बच्चों, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब उसने हर से पूछा क्या जा रहा बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार, ये 3 चीज बच्चों हमसे ज्ञात करवा रहा। बस हम इस सवाल में, सवाल बहुत आसान है बच्चों, बस इसने एक चीज को हमें नहीं दिया है यहाँ कि दर्पण कौन सा है। बस केवल एक बार वक्रता त्रिज्या देने के बाद किसी दर्पण के सामने, यानी कि एक शब्द एक बार इसने दर्पण यूज करा है, तो इसका मतलब यो बात तो तय है कि इस वाले सवाल में क्या था, एक दर्पण था, पर यो हमें नहीं बताया गया कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो बच्चों अब हम इसे दोनों तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम इसे हल करेंगे अवतल दर्पण के लिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मान लेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए, यानी कि जो वस्तु दी गई है ये अवतल दर्पण के लिए होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण के लिए निकालने पर बच्चों इन्हें फोकस दूरी तो अब भी नहीं दिया हमें, तो हम सूत्र लगा देंगे F बराबर क्या हो बच्चों, R/2 से। और दर्पण कैसा, अवतल है, तो फोकस दूरी कहीं की रहे माइनस, तो R को कहीं का कर देंगे माइनस, तो -30/2। तो इसे हल करेंगे बच्चों, कितना आ गया 15, F बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम किसके लिए लगाएंगे, अवतल दर्पण है तो दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण के लिए फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो बच्चों f का मान कितना, 1/-15 बराबर 1/v प्लस माइनस u का मान कितना बच्चों, माइनस का 20 है। इसे हल करेंगे तो 20 को दूसरी तरफ उठा लाएंगे, -15 माइनस प्लस माइनस माइनस, और इसे ऊपर उठा के ला रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20 बराबर 1/v। v की वैल्यू ज्ञात करनी है बच्चों, दोनों का एलसीएम ले लिया जा रहा है यहाँ से। तो एलसीएम दोनों का कितना बन जाएगा बच्चों, 60। एक गुणा जो माइनस चिन्ह को ऊपर ले लेंगे, 15 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार बच्चों, 4 बार, प्लस 1 गुणा 20 से डिवाइड कर रहे 60 को, 20 या 60 बराबर 1/v। तो यहाँ से हल करेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3 बटे कितना बच्चों, 60 बराबर 1/v। तो यहाँ से वैल्यू निकल जा रही -1/60 बराबर 1/v।
v, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v की वैल्यू निकाल लेंगे तो v बराबर कितना बच्चों 60 सेंटीमीटर। तो v का मान बच्चों यहाँ से निकल के कितना आता है हमारे, देखिए आवर्धन का हम सूत्र लगाते हैं h डैश बटे h बराबर माइनस v अपॉन u से। तो h डैश की वैल्यू बच्चों हमें ज्ञात करनी, h का मान हमारे पास कितना बच्चों 5 माइनस v का मान आया माइनस 60 बटे u की वैल्यू भी कितनी बच्चों माइनस का 20, इससे से कट कर लेंगे। h डैश बराबर यो इस तरफ भाग में दूसरी तरफ जाएगा बच्चों किसमें गुना में 60 गुना 5 बटे कितना 20 और 20 दिया 60, h डैश बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, माइनस का 15 सेंटीमीटर। जैसे ही माइनस का 15 सेंटीमीटर आया तो इस बात से एक बात तो क्लियर होगी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा होगा बच्चों, दर्पण की तरफ ही बन रहा होगा, यानी दर्पण की ओर ही बन रहा होगा। तो यहाँ वाली स्थिति से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना था बच्चों, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना था और वस्तु कितनी की थी 5 सेंटीमीटर की रही थी। यदि 5 सेंटीमीटर की रही थी तो प्रतिबिंब कहाँ गया बच्चों 15 सेंटीमीटर की दूरी पर गया। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब यदि कैसा दर्पण रहा हो हमारे पास, अवतल दर्पण रहा होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब वस्तु की ओर वास्तविक, वस्तु की ओर वास्तविक। ठीक है बच्चों, वस्तु की ओर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, पर आकार में कैसा होगा बच्चों, क्योंकि वस्तु कितने की थी 5 की और यो कितना आया 15, तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब कैसा वस्तु की ओर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। पर बच्चों स्थिति कब, जब वो अवतल दर्पण के लिए लिया गया होगा। ठीक है बच्चों, पर उसने दर्पण क्लियर नहीं करा था, इसलिए अब हम इसे दोबारा से हल करेंगे, पर इस बार किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। यदि हम इसे उत्तल दर्पण में सूत्र को लगाएं, उत्तल दर्पण के लिए नंबर प्लस हो जाएगा बच्चों, तो f का मान कितना हो जाएगा प्लस। अब इसे हम फिर से हल करेंगे, इसे प्लस में छोड़ देंगे, जब ये प्लस वाली वैल्यू में रहेगा इस कैलसियम फिर से 60, तो ये नंबर कितना बन जाएगा बच्चों जोड़ देने के बाद 7। तो यदि हम v का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा बटे 7 सेंटीमीटर। जब हम v से इसे भाग देंगे तो 7 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 7 8 56, 7 8 56, 4 बच गया बच्चों, 7 8 56, 4 0, 7 6 42, यानी कि 7 6 42 ज्यादा हो जाएगा बच्चों, कितनी बार 5 बार चला देंगे, लगभग इतने सेंटीमीटर के आसपास इसे ले लेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो 7 6 42 तक चलाएंगे, 8.5 सेंटीमीटर के आसपास वस्तु आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब जब हम आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाएंगे इसमें, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। पूरी स्थिति में हम पढ़ेंगे तो माइनस v का मान बच्चों यो वाला यूज कर लेंगे, 60 बटे 7 बटे u का मान माइनस का 20, इससे वो कैंसिल हो गया होगा। h डैश बटे 5 बराबर 60 बटे, अगली लाइन में 7 नीचे की तरफ आ जाएगा 20, 20 दिया 60 3 और 5 की हो जाएगी दूसरी तरफ जाएगा गुना, तो 3 गुना 5 बटे कितना बच्चों 7। तो h डैश बराबर 5 दिया 15 बटे 7, h डैश बराबर 7 दूनी 14, 1 0 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28, लगभग इतने सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है बच्चों, तो जब इतने सेंटीमीटर के आसपास बना है, यानी कि पहला वस्तु कितनी थी इतनी थी, और अब के प्रतिबिंब की लंबाई यदि कैसा रहा होगा बच्चों, उत्तल दर्पण रहा होगा, तो 2.14 के आसपास आ जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण से पीछे की तरफ बनेगा। अब क्योंकि कैसा दर्पण था बच्चों, उत्तल दर्पण था, तो कैसा प्रतिबिंब बना हुआ है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है बच्चों कैसा, सीधा आभासी। ठीक है बच्चों,
तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी, सीधा ही बनेगा, आभासी भी बनेगा, पर कैसा बनेगा बच्चों? सीधा, आभासी, और कितना? वस्तु की लंबाई कितनी होगी? वस्तु की लंबाई उसकी 2.4 सेंटीमीटर, तथा इतना बड़ा बनेगा, तथा 2.14 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ से केवल उत्तर को चेक करना था कि कितना बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका समझ आया होगा बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये भी 4 नंबर का ही सवाल है। तो R का मान कितना दे रखा? 4 ओम। 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड, T का मान क्लियर ना करते हुए जब भी कितना दे दिया? 1 सेकंड दे दिया बच्चों इसने, 1 सेकंड। और कितनी ऊष्मा दे रहा है? H बराबर 100 जूल, 100 जूल ऊष्मा दे रहा है। हमसे V के मान को पूछ रहा। ठीक है बच्चों, तो हमने इस वाले चैप्टर में सूत्र पढ़ा था, H बराबर R स्क्वायर, H बराबर I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। से हम फॉर्मूला यू ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पर एक समस्या बनी बच्चों, यहाँ आके I का मान नहीं दिया इसमें। जब I नहीं दिया है, हम ओम का नियम देखेंगे भाई, V अपॉन I बराबर क्या हो बच्चों? R, और यदि हम I की वैल्यू निकालना है तो I बराबर क्या बन जाएगा? I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। तो हम ओम का I का मान कितना ले लेंगे बच्चों? I बराबर V अपॉन R से। तो हम यहाँ I की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, H बराबर V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू क्या? R T। R T को ले लिया जाएगा तो H मान को रख लो, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, H बराबर बचा बच्चों V स्क्वायर R T। तो H का मान कितना दे रखा बच्चों? 100 जूल है हमारे पास। V का मान हमें ज्ञात करना था, बटे T का मान 1 और R का मान 4। तो यदि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V स्क्वायर 4 गुना 100, V स्क्वायर बराबर 400, और दोनों तरफ का हम क्या कर दें बच्चों? वर्गमूल। इससे वो कैंसिल हो गया। V बराबर कितना बचेगा? 400 किसका वर्ग है बच्चों? 20 का। क्या आ गया? 20 वोल्ट। तो कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ बच्चों? 20 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा था। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसने क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया था इस वाले सेट में, ईजे सेट में दिया था, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत एवं कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इस साल जनित्र कोर्स में नहीं है, और इसका जो अथवा का क्वेश्चन दिया गया था वो विद्युत मोटर का दिया गया था, ये भी कोर्स में नहीं है। तो यानी कि जो 2000 ईजे का विज्ञान में भौतिक विज्ञान वाला पार्ट था लिखित वाला, उसमें हमें 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो 4 नंबर का था, दूसरा क्वेश्चन भी 4 नंबर का था, और क्वेश्चन नंबर 3 भी 4 नंबर का था। पर जो क्वेश्चन नंबर 6 था, जो 6 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, वो इस पेपर का जो आपको दिया गया था वो कोर्स में नहीं था। तो बच्चों ये तो था भौतिक विज्ञान वाला